आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसमें लोगों को शिक्षित करना, इसके लक्षणों, कारणों, रोकथाम पर और उपचार पर बात करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हेपेटाइटिस क्या है तभी हम इससे बच भी सकते हैं और हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके कारण हमें ये ना हो। पर क्यों जरूरी है हेपेटाइटिस के प्रति अवेयर होना, ये जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक बार पुनः स्वागत इस कार्यक्रम में आप सबका। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली भारद्वाज। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बहुत सारी जानकारी देंगी कि किस तरह से हेपेटाइटिस को पहचाना जाए, इसके लक्षणों को पहचाना जाए और फिर सही दिशा में सही तरह से कार्य कर इससे बचाव किया जाए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर वैशाली आकाशवाणी के स्टूडियो में। आप नमस्कार और धन्यवाद बुलाने के लिए। जी, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दिमाग में, जो हमारे श्रोता भी सोच रहे होंगे कि पहले समझ लें हेपेटाइटिस क्या है, क्योंकि हम जब बात करते हैं लिवर की या यकृत की तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अभी हम आगे आपसे और भी पूछेंगे कि वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पर क्योंकि आज हेपेटाइटिस पे बात कर रहे हैं तो पहले इसको समझ लें कि किस तरह की बीमारी होती है। जी, जो हेपेटाइटिस होती हैं वो वायरल हेपेटाइटिस होती हैं और कारणों से भी हेपेटाइटिस होती हैं। जो 28 जुलाई को मनाया जाता है वो वायरल हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और जो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस होती है वो एक साइलेंट किलर बन गई है आजकल, क्योंकि वो प्रतिदिन पूरे विश्व में 3500 मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो प्रतिदिन जो एट पार है जो ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हुआ करती थी उसके बराबर। और ये एक साइलेंट बीमारी है, क्योंकि जिन लोगों को हेपेटाइटिस होती है उनमें से अधिकतर लोगों को इस बारे में ही भी ज्ञात ही नहीं होता कि हमें हेपेटाइटिस है, क्योंकि शुरू में इसके कोई लक्षण नहीं आते हैं अंटिल हम इसके बारे में जांच करें, टेस्ट करें। और जब तक हमें पता चलता है कि हमें हेपेटाइटिस है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके लिवर को खराब कर देती है और सिरोसिस करती है और आगे चलकर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी जो लिवर का कैंसर होता है वो भी बना सकती है। तो काफी ये आगे भयंकर रूप भी ले सकती है अगर ध्यान न दिया जाए तो इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए जो 28 जुलाई है उसको वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। और हर साल जो उसकी थीम होती है वो अलग अलग होती है। और जो WHO है उसका ये एम है कि 2030 तक हम पूरे विश्व को एटलीस्ट हेपेटाइटिस मुक्त कर पाएं। तो इसीलिए ये हर साल मनाया जाता है। पूरे विश्व में, देश में जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, जागरूकता फैलाई जाती है लोगों के बीच में। और इस बार का जो थीम थी वो थी लेट्स ब्रेक इट डाउन, क्योंकि बहुत लोगों में धारणाएं होती हैं इससे लेके। कुछ लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते, जो टेस्ट करा लेते हैं वो छुपाना चाहते हैं। स्टिग्मा एक अटैच होता है हेपेटाइटिस के साथ। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन का मतलब यही है कि आओ हम सब मिलकर इन जंजीरों को तोड़ें और हम इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। और अगर हमें आइडिया है कि हमें हेपेटाइटिस है तो हम जाके अपने टेस्ट कराएं। जिनको जान पहचान है उनको बोलें और मरीजों को बोलें कि भाई आप टेस्ट कराइए, क्योंकि अगर टेस्ट हो जाता है और आपका शुरू में ही पता चल जाता है कि आपको हेपेटाइटिस है तो इसका इलाज है। जी, सबसे अच्छी बात यह है कि इलाज है पर उसे पहचानना जरूरी है। पर आपने शुरू में एक बात कही कि ये बहुत साइलेंट होता है, इसके कोई सिम्टम्स पता नहीं लगते शुरुआती दौर में। किस तरह से इसको पकड़ा जाए पहले, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। है ना? तो ये इसको पहचानने के लिए क्या शुरुआती लक्षण होते हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी होता है? देखिए, जैसे जब अगर हमें हेपेटाइटिस हो जाती है, P और C जो होती है हेपेटाइटिस, वो हमेशा जैसे ब्लड किसी का कंटामिनेटेड हो वो लेने से, माता जिसको गर्भवती माता जिसे हेपेटाइटिस B या C की बीमारी हो उससे चाइल्ड को, शिशु को संक्रमण हो सकता है ट्रांसप्लेसेंटल रूट से। और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये हो सकती है। और ऐसी जगहों पर, कम्युनिटी प्लेसेस पर शेव करने से या नीडल शेयर करने से हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हम ये जो सारे बिहेवियर्स हैं, जो हाई रिस्क बिहेवियर्स हैं, इनको हम अवॉइड करें। और जैसे गर्भवती माताएं हैं वो जैसे ही गर्भ धारण करें अपना हेपेटाइटिस B और C, वो नेशनल प्रोग्राम में भी है, उनका टेस्ट कराएं, जिससे अगर है तो शुरू में ही हमें पता चल जाए और जो होने वाला बच्चा है उसे हम बचा सकें। जो यंग हमारे कॉलेज गोअर्स हैं वो ध्यान रखें कि जिनकी बिहेवियरल प्रैक्टिसेस हैं, जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनका वो ध्यान रखें। ब्लड डोनेट करते समय आप ध्यान रखें
अपना टेस्ट कराएं, ध्यान रखें कि आप कहीं संक्रमित ब्लड तो नहीं दे रहे, क्योंकि वो जीवन बचाने की जगह और दिक्कतें कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सेल्फ अपना टेस्ट कराएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सालों तक पता ही नहीं चलता। अगर आपकी माता से आपको हो गया है तो अब तो अवेयरनेस है, लेकिन 20-30 साल पहले ये अवेयरनेस नहीं थी। तो हो सकता है आपको वहां से मिल गया हो, कभी छोटे थे उस समय खून चढ़ा हो, तो नीडल शेयर होती थी पहले, अब तो खैर डिस्पोजेबल नीडल यूज होती हैं। लेकिन जो पहले का समय था उस समय बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी थी जिससे हेपेटाइटिस फैल सकती है। तो बेस्ट तो ये है, बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, बहुत सरकारी अस्पतालों में तो फ्री में भी होता है टेस्ट। तो जाके आप अवेयरनेस क्रिएट करें और खुद ही अपनी जांच करा लें हेपेटाइटिस बी और सी की। कोई भी करा सकता है, लेकिन इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे उसको लगे तब कराए, या ऐसे ही जाकर जैसे कि एक स्क्रीनिंग में आजकल चल रहे हैं कि उस तरह से भी किया जा सकता है। स्क्रीनिंग में कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में, सभी अस्पतालों में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैंडेट्स होते हैं कि भाई जैसे कोई भी सर्जरी होगी उससे पहले हम ब्लड स्क्रीनिंग करेंगे, और कोई टेस्ट होता है, इन्वेजिव टेस्ट होता है, उससे पहले स्क्रीनिंग होती है। तो उस समय भी कई बार पकड़ा जाता है। फिर जैसे हर साल जब ये हेपेटाइटिस डे आता है उस समय बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं, तो वहां भी आप अपनी जांच करा सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मुझे है या नहीं। और अगर आपको है, आपको लग रहा है कि मुझे पीलिया हो रहा है, जो लक्षण होते हैं जो लेट आते हैं वो होते हैं भूख कम लगना, पीलिया हो जाना, अगर ज़्यादा आपका लिवर खराब हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया है, तो पेट में पानी भर जाना, गफलत हो जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो अगर हेपेटाइटिस जो है वो क्रॉनिक अगर आगे चल के सिरोसिस का रूप ले चुकी है तो आपको ये सारे लक्षण भी होते हैं। तो अगर आपको लिवर की भी बीमारी के लक्षण लग रहे हैं तो आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए ज़रूरत से। जैसे कुछ लोगों को कुछ कोमॉर्बिडिटीज हो जाती हैं, जैसे अगर किसी को डायबिटीज है या किसी को ब्लड प्रेशर है या अन्य कोई ऐसी बीमारी है जिसका लंबा उपचार चलता है, तो उनमें क्या चांसेस बढ़ते हैं हेपेटाइटिस होने के? देखिए, हेपेटाइटिस मैंने जैसा कि हमने डिस्कस किया कई तरह की होती हैं। तो जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं वो तो जो मैं कारण ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उनसे होती है। हेपेटाइटिस ए और ई जो होती हैं वो जैसे इस समय बारिश का समय चल रहा है, मॉनसून चल रहे हैं, तो गलत खाने पीने से, पानी में अगर कंटामिनेटेड वाटर आप ले रहे हो, फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज होती हैं ये, और ये लिमिटेड डिसीज होती है, इनमें क्रॉनिसिटी नहीं होती है। पर पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए जो बच्चों में होती थी वो अब अडल्ट्स में होने लगी है। कई सालों से इसका कुछ लक्षण ऐसे हुए हैं कि जो हेपेटाइटिस ए की जो नेचुरल हिस्ट्री थी वो बदलती जा रही है, और पिछले 3-4 सालों से अगस्त सितंबर से लेके और जनवरी फरवरी तक ऐसे जो हैं केसेस हेपेटाइटिस ए के उनमें बढ़ोतरी आई है, स्पेशली यंग अडल्ट्स में, जैसे 20 से 25 साल। और वो पहले सिवियर नहीं होती थी लेकिन आजकल वो बहुत सिवियर हो जा रही है और लिवर फेलियर तक के केसेस दिखने में आए हैं। तो हमें थोड़ी सी जागरूकता इस चीज़ पे बढ़ानी चाहिए। जैसे कि जो नेचुरल हिस्ट्री ए और ई की पहले थी कि इतनी हानिकारक नहीं होती, वो ए आजकल थोड़ी सी हानिकारक कई सालों से देखने को मिल रही है। जी, पहले तो जैसा आप बता रही हैं कि सुनने में आता था कि हो गया है, लेकिन वो सेल्फ 5-6 हफ्ते में ध्यान रखने से अपने आप ठीक हो जाती थी। पर अगर वो बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप कह रही हैं, आजकल ये देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आपको हेपेटाइटिस ए या ई हो गई है, जो कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जिन्हें माना जाता है, जो जॉन्डिस के रूप में प्रेजेंट करती है, तो अगर आपका जॉन्डिस बढ़ता जा रहा है, नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते में आपको आराम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपका जो पीलिया है वो बढ़ता जा रहा है, आपको ज़रा सा कहीं पे हल्का सा चोट लग जाने पर आपको नील के चकत्ते पड़ गए हैं, और आपको जो नोजिया वॉमिटिंग जो प्रोड्रोम में होती है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, और अगर वो कहें तो भर्ती हो जाएं, और जैसी भी वो सलाह दें वो फॉलो करें, ये ध्यान रखें। आपने ये भी बताया कि जब इसका रूप बिगड़ता है तो सिरोसिस हो सकता है, क्या लिवर कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं? जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होती हैं अगर वो बिगड़ जाती हैं तो लिवर फेलियर होने का चांसेस होता है, यानी जो आपका लिवर है वो फेल हो जाता है और आपको अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस हैं, जो बी और सी हैं, ये अगर पुरानी हैं और काफ़ी समय तक रहती हैं और इनका इलाज नहीं कराया जाता तो लिवर सिरोसिस हो जाता है, और जो लिवर सिरोसिस है हेपेटाइटिस बी और सी से, वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का प्रमुख कारण है, तो उसकी वजह से लिवर कैंसर भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि सीधा यही पता चलता है कि लिवर कैंसर हो गया, और आपको फिर जब हम ढूंढते हैं कि भाई लिवर का कैंसर क्यों हुआ, तो हमें पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की पहले से थी। जी। लिवर की और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी चर्चा आजकल बहुत
की जा रही है और सुना ये जा रहा है कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरह है और धीरे धीरे क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ रहा है तो ये बढ़ती जा रही है इसकी तादाद। तो इसी में एक हम बहुत सुनते हैं फैटी लिवर के बारे में, तो थोड़ा सा बताएं कि फैटी लिवर कैसे इससे अलग है हेपेटाइटिस से, या कुछ समानता भी है आपस में, कोई इनका रिश्ता है क्या? देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब होता है हेप यानी लिवर और आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। तो लिवर की जो इन्फ्लेमेशन है वो कई कारणों से हो सकती है। ABCD तो हमने बात कर ली, ई तक। फिर आपने एक क्वेश्चन पूछा था डायबिटीज वाला और लाइफस्टाइल वाला। तो जो ये जिनको डायबिटीज होती है, जिनको कार्डियक डिसीज होती है, दिल की बीमारियां होती हैं, और जिन्हें एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन होती है, जिन्हें मोटापा होता है, उन लोगों को फैटी लिवर डिसीज, मैफल्ड जिसे आजकल कहते हैं, वो हो सकती है। मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज, जिसे पहले नैफल्ड भी कहा जाता था, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो और उसी में होती है एक टर्म मैश, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीओहेपेटाइटिस। मतलब जो फैट है वो आपके लिवर में इतना जम गया है कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, उसकी वजह से भी आगे चल के सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है उसमें आती है डायबिटीज, मोटापा, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी। तो ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारी बॉडी एक मशीन है, तो जब इतनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी में हो गई हैं तो वो लिवर पे तो कहीं ना कहीं असर डालती ही हैं। तो उससे भी लिवर जो है वो खराब हो जाता है, जिसके ऊपर आजकल बहुत बात होती है कि भाई फैटी लिवर हो गया है, आप ध्यान रखिए, वजन कम कीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, क्योंकि ये लिवर ऐसी चीज़ है जो फटाफट ठीक हो जाता है अगर हम कोशिश करें तो। तो फैटी लिवर को हम जब भी सुनते हैं इसके बारे में तो हम खाने से जोड़ते हैं, और फैटी लिवर में खास तौर पर कहते हैं कि फैट जमा हो गया है। तो क्या खाने में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? लाइफस्टाइल पे भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये इससे ही ये निकल के आ रही है डिजीज। तो ये दोनों में क्या बदलाव करना चाहिए? देखिए, आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं। जो हमारी जीवन शैली है उसमें बहुत बदलाव आ गया है पहले समय से। पहले पैदल चलना बहुत होता था, अब लोग पैदल बिल्कुल ना के बराबर ही चलते हैं। तो वो 10,000 स्टेप्स की बात होती है कि भाई आप रोज एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स चलें, हफ्ते में 3-4 बार किसी तरह की एक्टिविटी करें, कम से कम 1 घंटा। और जो जीवन शैली है उसको बदलें, जो खान पान है उसको बदलें, सिंपल रखें, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, क्योंकि आजकल ये बहुत चला हुआ है। इजी जो होती हैं चीज़ें, जो पैकेट फूड आता है फटाफट बनाया, वो की जगह ताज़े फल सब्जियां अपने आहार में रखें, अच्छे नट्स खाएं, सीड्स खाएं, पानी का सेवन खूब करें, तेल और घी की मात्रा जो है वो कम से कम रखें, और थोड़े थोड़े समय में खाना खाएं इंस्टेड ऑफ ज़्यादा, और बाहर का खाना अवॉइड करें, खुद बनाकर ताज़ा खाना खाएं। ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं खाने में, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, विच दैट इज सपोज्ड टू बी वेरी हार्मफुल, वो नुकसान देता है। उससे लिवर डिसीज ही नहीं, कैंसर तक की चीज़ें फैल जाती हैं, जैसा कि आजकल बहुत किया जा रहा है। बच्चों को इस तरह की आदत पड़ गई है, तो ये आगे चलकर काफी आगे चल के, तो इसीलिए बचपन से ही आई थिंक स्कूल के लेवल से ही स्कूल में भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि भैया आप ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज जो फूड खाने की आदत हो गई है उसको कम करें, पैकेज ड्रिंक्स भी कम पिए, नेचुरल चीज़ें जैसे दूध, दही, लस्सी, इनका सेवन ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं, और ताज़ा बना हुआ फल, सब्जियों और मोटे अनाज को अपने खाने में जगह दें इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड फूड। तो बहुत सारी जानकारी आज हमें मिली है लिवर की बहुत डिजीजेस के बारे में, और खासतौर पर हेपेटाइटिस के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? यही मैसेज है कि देखिए, अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को आप अपनाएं। स्पेशली हेपेटाइटिस बी तो जो है वो प्रिवेंटेबल है, क्योंकि उसका टीका जो है वो उपलब्ध है, और वो जो नेशनल हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इंक्लूडेड है। तो अब जो बच्चे पैदा होते हैं उनको तो मिल ही रहा है साथ में। तो सारे वैक्सीन आप अपने बच्चों को दिलवाएं। बहुत सारी धारणाएं होती हैं, लोग नहीं दिलवाना चाहते, तो वैक्सीन आपको नुकसान नहीं देते, वैक्सीन आपको आगे चल के बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो एक तो आप अपने आप को वैक्सीनेट करें, जो हेपेटाइटिस के वैक्सीन है उससे। अपनी जीवन शैली को बदलें, और अपनी जीवन शैली में ताज़ी फल, सब्जियां, अच्छा आहार, पानी ज़्यादा पिएं, तेल और वसा वाली जो चीज़ें हैं और जो पैकेज फूड है उनको कम करें। शराब जो है वो भी एक हेपेटाइटिस का कारण है, हमने आज इसमें ज़्यादा बात नहीं की, उससे दूर रहें। और सेफ जो बिहेवियरल मैंने बताई थी, जो हाईली बिहेवियर होता है, जो अनसेफ बिहेवियर होता है, जैसे अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, बार्बर पे जाके शेव
का ब्लेड शेयर करना, और जिम वगैरह में बड़ा ट्रेंड है नीडल से कुछ कुछ लेना, वो सारे सेफ Create प्रैक्टिसेस, tattoos टैटूज बनवाना, जी। नीडल्स जहाँ भी यूज होती हैं वो ध्यान रखना, और थोड़ी सी अवेयरनेस रखना कि भाई हमें जो मिल रहा है, जो हम इंजेक्शन ले रहे हैं वो स्टेराइल है, अगर हमें हेपेटाइटिस बी है तो हम दूसरों को नहीं फैला रहे। ये सब चीज़ें जीवन शैली में अपने लाएं और अवेयरनेस खुद भी रखें और दूसरों को भी दें, तो हम सब हेपेटाइटिस से जो WHO का नारा है कि 2030 तक हमें इरेडिकेट करनी है, आई थिंक वो हम अचीव कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने यहाँ पर दी है आकर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। नमस्कार। हेपेटाइटिस कारण, लक्षण और उपचार, अभी आप इस विषय पर भेंट वार्ता सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थी डॉक्टर वैशाली भारद्वाज। आप प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, संगीत चिकित्सा और योग दोनों ही मन और शरीर के लिए फायदेमंद है। संगीत चिकित्सा, जिसमें संगीत का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है, और योग जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक प्राचीन अभ्यास है, एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं। संगीत चिकित्सा और योग, आइए इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं संगीतज्ञ एवं संगीत थेरेपिस्ट श्री अविनाश कुमार माथुर। नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के दो ऐसे अद्भुत उपायों की जो ना दवा हैं और ना ऑपरेशन, पर असर इतना गहरा कि आत्मा तक को छू जाएं। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है संगीत चिकित्सा और योग, मन, तन और आत्मा की संपूर्ण देखभाल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि संगीत चिकित्सा क्या है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम उदास होते हैं और कोई मधुर गीत कानों में कहीं दूर से गूंजने लगता है, और जब हम उस गीत को सुनते हैं, संगीत को सुनते हैं, तो मन अपने आप हल्का हो जाता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यही है संगीत की चमत्कारी शक्ति। संगीत चिकित्सा एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें संगीत के माध्यम से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। दोस्तों, इन सभी रोगों और उपचारों में अगर मैं बात करूं तो जैसे तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, या आप किसी दुख में डूबे हुए हैं, किसी घटना के द्वारा कोई बात आपके दिल में बैठ जाती है और आप अनिद्रा से व्यथित होते हैं, आपको नींद नहीं आती है, दिल की धड़कन यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डायबिटिक या रक्तचाप जिसे कहते हैं, और इसके अलावा भी कैंसर, लकवा और अल्जाइमर जैसे रोगों से भी संगीत ने बहुत राहत दी है। संगीत के द्वारा इन सभी प्रकार की बीमारियों का और रोगों का इलाज आज की डेट में संभव है और संगीत हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि योग और संगीत का मेल कैसे है और ये हमारे जीवन में कितने लाभकारी हैं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब योग और संगीत एक साथ आए तो क्या हो सकता है। दोस्तों, योग हमारे शरीर को लचीला और मन को स्थिर करता है, और जब उसी समय हम किसी मधुर और धीमी राग आधारित धुन या बांसुरी की आवाज हमारे चारों ओर हो, तो जो हमारा ध्यान है वो केंद्रित और गहरा हो जाता है और हमारी ऊर्जा संतुलित हो जाती है। तो यही है संगीत का जादू। योग और संगीत मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य। जैसे कि हम प्राणायाम करते समय धीमी बांसुरी, तानपुरा या संतूर वादन, सितार वादन, ऐसी कुछ मीठी और मधुर ध्वनि जब हम सुनते हैं, और ये सब ध्वनियां हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ाती हैं। ध्यान करते समय जैसे कि राग यमन या राग शिवरंजनी की मीठी मधुर ध्वनि को सुने तो मन को बहुत शांति मिलती है। और दोस्तों, योग शरीर का व्यायाम है और संगीत आत्मा का। तो जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हम अच्छा और मधुर संगीत सुनते हैं। दोनों मिलकर ही जीवन को संगीत में बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे योग और संगीत साथ साथ हमारे जीवन में
कैसे घुल जाते हैं और हमारे जीवन को सहज बनाते हैं। आगे हम बात करेंगे भारतीय राग और चिकित्सा शक्ति की। तो दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर राग का अपना एक समय, भाव और प्रभाव होता है और ये उसी प्रकार से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे कि राग भैरव सुबह के समय का राग है जो आत्मबल और ऊर्जा प्रदान करता है। राग यमन शाम का राग है जो चिंता और तनाव कम करता है। इसी प्रकार दोस्तों, राग मल्हार वर्षा ऋतु में आनंद और ताजगी देने वाला होता है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, बारिश वर्षा ऋतु का समय चल रहा है। ऐसे समय में अगर आप राग मल्हार सुनेंगे तो आपको बहुत लाभकारी लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। इसी प्रकार राग दरबारी ये हमारी गहरी भावनाओं को और अवसाद से उबरने में सहायक होता है, बहुत लाभकारी होता है। यह राग केवल कला ही नहीं, चिकित्सा है। प्राचीन समय में राजा महाराजा भी रोगों का इलाज रागों के द्वारा किया करते थे। तो दोस्तों, देखा कि संगीत और ये राग हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि क्या ये संगीत और ये राग हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी हैं। जी हाँ दोस्तों, संगीत और योग दोनों हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी हैं। बच्चों के लिए ध्यान बढ़ाने के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए और व्यवहार सुधारने में सहायक होते हैं। कामकाजी वयस्कों के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये तनाव कम करने में मदद करता है, सिर दर्द और थकान को दूर करने में मददगार साबित होता है। बुजुर्गों के लिए उनकी याददाश्त को बढ़ाता है, उनके अकेलेपन को दूर करता है और भावनात्मक संतुलन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे कि एक माँ की लोरी, एक दादी का भजन, एक बच्चे की हंसी, जैसे हर स्वर, हर ध्वनि में एक प्राकृतिक चिकित्सा है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीजों का उपचार हम घर पर रहकर अभ्यास करके कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठते ही राग भैरव या बांसुरी की धुन पर प्राणायाम करें, आपको अत्यंत लाभकारी होगा। दोपहर में हल्की तानपुरा या ध्यान संगीत के साथ एक छोटी ध्यान प्रक्रिया अगर आप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। शाम को योगासन करते समय राग यमन या कोई भी शांत मधुर संगीत आप चला सकते हैं। रात को सोने से पहले यानी कि नींद से पहले आप भजन सुन सकते हैं। शांति मंत्र या किसी मधुर राग का संगीत आप सुन सकते हैं, आपको अत्यंत लाभकारी होगा। दवाओं से पहले ध्वनि को अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कहते हैं ना कि जो हम किसी भी अगर चीज से ग्रसित हैं और अगर हम किसी चीज का उपचार ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस उपचार को अपने घर में ढूंढना चाहिए। तभी कहा गया है कि दवाओं से पहले ध्वनि को अपनाएं और तन मन को स्वयं ही ठीक होते देखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप संगीत को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका तन मन और आत्मा सभी स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि मैंने कितने ही उपयोगी बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया अभी और बताया कि हमें इन चीजों से कैसे लाभ होता है। तो दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि संगीत और योग दोनों ऐसे उपहार हैं जो ना बिकते हैं ना खत्म होते हैं। ये हमेशा स्वयं से जोड़ते हैं और जीवन को सजीव बना देते हैं। जब शब्द थक जाते हैं ना दोस्तों, तब संगीत बोलता है और जब शरीर थकता है तब योग उसे फिर से जीवंत कर देता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज से आप भी अपनी दिनचर्या में संगीत और योग को स्थान दीजिए, न केवल इलाज के लिए बल्कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा, मैंने आप सभी के सामने अभी चर्चा की है संगीत की और उसके साथ योग की। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि संगीत और योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे जीवन में साथ साथ हमारे चलता है और हर जगह इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सांगीतिक चिकित्सा यानी कि म्यूजिक थेरेपी का भरपूर उपयोग किया जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए म्यूजिक थेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है, जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और भी बहुत सारे ऐसे क्रोनिक डिजीजेस होते हैं जिनकी चिकित्सा आजकल संगीत के माध्यम से की जाती है। 2 लाइनें मैं आपके सामने बोलूँगा कि योग के बारे में। जैसा कि मैंने कहा आपको कि योग और संगीत साइड बाय साइड एक साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो मैं 2 लाइनें आपके लिए कहूँगा कि आओ चलो सब योग करें,
तन मन को हम निरोग करें, आओ चलो सब योग करें, तन मन को हम निरोग करें। सारी पीड़ा दूर भगाए, सारी पीड़ा दूर भगाए, तन मन को हम स्वस्थ बनाए, ऐसा कुछ प्रयोग करें, आओ चलो सब योग करें, तन मन को हम निरोग करें। जी हाँ दोस्तों, तो देखा संगीत और योग दोनों ही साथ साथ बहुत खूबसूरत होते हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी हैं। नमस्कार। संगीत, चिकित्सा और योग, अभी इस विषय पर जानकारी आप प्राप्त कर रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे श्री अविनाश कुमार माथुर, संगीतज्ञ एवं संगीत थेरेपिस्ट। इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं ये आप हमें लिखकर बता सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये बता सकते हैं इस कार्यक्रम में आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारी ईमेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।